हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी, न्यू वीडियो। इसके पहले मैंने आपसे यूक्रेन क्राइसिस पे बात की थी और आज मैं बात करना चाहता हूं को लोकेशन स्कैम, जो बहुत रिसेंटली सारी दुनिया के सामने आया है। आई वांट टू टॉक अबाउट इट, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला फैक्ट, भारत का स्थान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 86 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 देशों में हमारा स्थान 86 है और ये 2020 की एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब यह है कि 0 पॉइंट मतलब सबसे करप्ट और 100 मतलब सबसे कम करप्ट। हमको 40 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब हमें एक लंबा रास्ता तय करना है बिफोर वी एक्चुअली कम क्लीन एज फार एज करप्शन इज कंसर्न। मतलब यह कि एवरी न्यूक एंड कॉर्नर ऑफ our country and system is plagued with corruption or plagued by corruption. It is as simple as that. दूसरी बात, एक बहुत बड़ी फ्रेज है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है, लाइज, डैम लाइज स्टैटिस्टिक्स। नंबर्स जो दिखाए जाते हैं या नंबर्स जो दिखते हैं आपको, कहीं ना कहीं वो तथ्यों को छुपाते हैं और सही तथ्य हमें दिखते ही नहीं। तीसरी बात, एक ऐसी कंट्री जहां पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीपल सिस्टम्स हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, गवर्नेंस की बात होती है, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात होती है, नंबर्स की बात होती है, लाखों ट्रेडर्स की बात होती है, उस कंट्री में इट इज़ वेरी आयरॉनिकल कि रिक्रूटमेंट से लेके एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से लेके फाइनेंशियल ट्रेडिंग से लेके सब कुछ इंडिविजुअल्स के पास इतनी ज्यादा एक्सेस कई सालों तक होना, इट इज बियॉन्ड समबडीज इमेजिनेशन, इट्स बियॉन्ड माई केन और माई नॉलेज। ये बहुत शॉकिंग है। डेफिनेटली जो सिस्टम के जो टॉप ब्रास के लोग हैं वो ये कह के निकल जाएंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, थिंग्स आर वी आर चेकिंग, बट द फैक्ट इज लाखों करोड़ों लोग अपना पैसा कहीं लगाते हैं और वो ट्रस्ट करते हैं सिस्टम पे और उसकी रोबस्टनेस पे, और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे वो गवर्नेंस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ये बहुत शॉकिंग है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो कि बहुत ही इलॉजिकल फैक्ट्स पे बात करके दे गेट अवे सो इजीली। दैट्स थर्ड। फोर्थ, विसल ब्लोअर कौन होता है? विसल ब्लोअर एक वो एंटिटी है, एक वो इंडिविजुअल है जो विसल ब्लो करता है ये सेंस करके या ये स्मेल करके कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, और मेरा ये कर्तव्य है, ये मेरा ड्यूटी है कि मैं लोगों को अवगत कराऊं उस बात से कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वो विसल को ब्लो करते हैं। और ऐसे लोग सोसाइटी को चेंज करते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं और सोसाइटी का भला करते हैं। हमारी कंट्री में बहुत सालों तक तो विसल ब्लोअर एक्ट इतना स्ट्रांग था ही नहीं, तो लोग डरते थे किसी सिस्टम में काम करते हुए, उस सिस्टम की बुराई या उस सिस्टम की नेगेटिव एस्पेक्ट को पब्लिक के डोमेन में लाने के लिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सिक्योर फील नहीं करते थे, और ये अभी भी है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसा करते हैं और सोसाइटी का भला करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मैं बात कर रहा हूँ को लोकेशन स्कैम में। जो विसल ब्लोअर हैं, सिंगापुर बेस्ड एंटिटी हैं, उन्होंने इस बात को एक्सपोज किया। और ऐसी बात मैं आपको बता दूं कि एक्सपोजर सिर्फ पब्लिक डोमेन की बात है, बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो फाइनेंस के डोमेन में जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स और ब्रोकर्स हैं, आई एम वेरी श्योर दे वुड ऑलवेज स्मेल द रैट। उन्हें ये बात जरूर पता होती है क्योंकि वो सिस्टम पे काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये स्कैम है क्या और इस स्कैम को अंजाम कैसे दिया गया। मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये है कि एक कॉमन डिनोमिनेटर को समझ आए कि ये स्कैम हुआ कैसे। वैसे हमारी कंट्री में बहुत स्कैम्स हुए, वो अब्दुल करीम तेलगी स्कैम, 1992 का हर्षद मेहता सिक्योरिटी स्कैम, केतन पारिक स्कैम, LIC से रिलेटेड, कई स्कैम्स हमारी कंट्री में हुए हैं। और म्यूचुअल फंड स्कैम, इनकी कोई दे डोंट स्टॉप एक्चुअली, primarily because there are so many loopholes and nobody tries to plug those loopholes. Eventually accountability is actually nothing but a phenomenon where you actually pass the buck, और वही हमारे सिस्टम में होता है। को लोकेशन स्कैम है क्या, इसके पहले समझने की जरूरत है कि हमारी कंट्री में
दो बड़े नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। बीएसई इज द ओल्डेस्ट, एनएसई एक नया, रिलेटिवली नया स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मतलब उस स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारी कंपनीज लिस्ट होती हैं और ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। पॉजिटिव बात यह है कि शेयर मार्केट का ऑब्जेक्टिव है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को लिक्विडिटी मिलती है इंडिविजुअल्स के इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन से। और ये जो एनएससी और बीएसई जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारी कंट्री में ट्रस्ट को सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का आदान प्रदान होता है। तो ट्रस्ट तो सबसे बड़ी बात है। जो लीडर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी इंटेग्रिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कोलोकेशन स्कैम क्या है? ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फॉल आउट भी है। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत इनसेपरेबल पार्ट है हमारे सिस्टम का, हमारे इकोसिस्टम का। बट कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को चलाने वाले भी ह्यूमन बींग्स हैं। तो वो टेक्नोलॉजी को फेल करें या टेक्नोलॉजी को अलाउ करें सिस्टम को बेटर करने में, ये उनका ही इवेंचुअली प्रोरोगेटिव है। सो समटाइम्स आई थिंक ह्यूमन बींग्स फेल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी फेल्स ह्यूमन बींग। दैट्स अ क्वेश्चन दैट पीपल नीड टू रियली अंडरस्टैंड एंड पॉसिबली mull over. Having said that, ये सिस्टम है क्या? तो कोलोकेशन का मतलब है कि एनएससी का एक सर्वर है। सर्वर को समझ लिए, सर्वर एक बेसिकली एक ऐसी फिनोमिनन है जहां पे कि डेटा स्टोर होता है और डेटा जो ट्रांसफर होता है और डेटा का कंप्लीट जो मोबिलाइजेशन है उसके लिए एक एंटिटी क्रिएट की जाती है जिसको हम सर्वर बोल सकते हैं। तो एनएससी के सर्वर पे जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनकी प्राइस की अपडेशन होती है। मतलब ये कि जब भी उस सर्वर पे एक्सेस करता है कोई, तो उसे ये पता पड़ जाता है कि वो बेस्ट बाय और बेस्ट सेल के लिए कोट कर सकता है वो, क्योंकि बुल और बेयर दो एंटिटीज होते हैं। मतलब ये सोच के कि प्राइस बढ़ेंगे, उसको सोच के जब कोई इंसान शेयर की बाइंग और सेलिंग करेगा, या कोई ये सोचता है कि प्राइसेस गिर सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक होता है, उसको देख के भी कोई इंसान शेयर की बाइंग और सेलिंग करता है। या वो पोजीशन कब लेगा? जब वो एक्सेस होगा उसके पास डेटा का, और वो उस एक्सेस का फायदा उठा के वो अपने प्राइस को कोट कर सकता है, वो अपने सौदे को रजिस्टर कर सकता है। अब इसमें दो तरह से सौदे रजिस्टर हो सकते हैं। एक तो सौदा रजिस्टर होता है जब सबके पास एक ही समय पे ये अपडेशन अवेलेबल होती है। ब्रोकर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। इवेंचुअली ब्रोकर्स होते हैं जो एनएससी से डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं। ये ब्रोकरशिप का बहुत बड़ा एक कॉस्ट या प्राइस देना पड़ता है मेंबरशिप के लिए। और एनएससी ने 2009 में डिसाइड किया कि जो ब्रोकर्स हैं उनको कोलोकेशन फैसिलिटी मिलेगी। मतलब सर्वर जो कि एक टेक्नोलॉजी हब है, उसके पास कोई भी ब्रोकर अपना सर्वर लोकेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। और आप समझ लीजिए, लिटरली जो हम ह्यूमैनिटी के एंगल से सोचें कि अगर किसी जगह के आप बिल्कुल पास में हैं तो आप उस जगह के रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू दूर हैं आप। वैसे हम अभी तक नहीं समझते थे कि ऐसा टेक्नोलॉजी में कैसे होता है। हमें तो लगता है कि टेक्नोलॉजी इंस्टेंट तरह से सब जगह स्प्रेड एक ही समय पे होती है, पर ऐसा होता नहीं है। हम बात कर रहे हैं सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स की बात। ये भी बहुत सारे इंडिविजुअल को समझ नहीं आएगा कि सेकंड के भी माइक्रो पार्ट में करोड़ों रुपए का एक्सचेंज कैसे हो सकता है। ये उन लोगों को ज़्यादा पता है जो ब्रोकर्स हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब ये 2009 में एनएससी ने ये फैसिलिटी की, तो उसको अंजाम देने के लिए एल्गो ट्रेडिंग का सहारा किया। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बोल सकते हैं, जिसका मतलब नॉन ह्यूमन इंटरवेंशन ट्रेडिंग, जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होती है और जो स्पीड उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब कि उसमें बहुत द्रुतगामी गति से ट्रेडिंग हो सकती है। और क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन में तो ये होता है कि अच्छा आपका प्राइस कोड बताइए और उसके बाद कोई इंसान उसको कोड डालेगा। सो इट्स अ ह्यूज टाइम साइकिल, जिसको अवॉइड करने के लिए एल्गो ट्रेडिंग का सहारा लिया गया। और कोलोकेशन में कई ब्रोकर्स ने उस कोलोकेशन फैसिलिटी को अवेल किया और अपने सर्वर को बिल्कुल एनएससी के सर्वर के बिल्कुल पास में इंस्टॉल किया, ये सोच के कि उन्हें जल्दी, टाइम की बात है, वो जल्दी देख सकेंगे
कि बेस्ट बाय और बेस्ट सेल क्या मिल रही है और उसके ऊपर कोट कर सकते हैं वो, ये सोच के। और उसका उनको इमीडिएट फायदा भी हुआ। कई ब्रोकर्स ने उसकी फीस दी और उसको उस फायदे को अवेल करना शुरू किया 2009 से। ये कैसे हुआ? कहा यह जाता है कि ये एनएसई के इनिशिएटिव पे हुआ और सेबी को इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन या बहुत ज़्यादा सूचना नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। इसके इन्वेस्टिगेशन होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बिजार सा फिनोमिनन है। उसके बाद की जो कहानी है उसमें आते हैं एनएसई के फॉर्मर एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्णन, और आते हैं आनंद सुब्रमण्यम, और आते हैं एक ब्रोकरेज कंपनी कॉल ओपीजी सिक्योरिटी, और एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी भी है। ये सब आते हैं पिक्चर में। तो चित्रा रामकृष्णन ने एक इंसान को जिनका नाम है आनंद सुब्रमण्यम, उन्हें अपॉइंट किया, और उनकी डेजिग्नेशन है ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर, GOO। अब मजे की बात यह है कि एक इंसान जिसकी एनुअल सैलरी उसके पहले 15 लाख होती थी, वो सैलरी 15 लाख से विद इन 1 ईयर 1 करोड़ से ऊपर होती है, फिर 2 करोड़ से ऊपर, और फिर 5 करोड़ तक पहुंच जाती है विदाउट एनी रैशनल। उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है उसके बारे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये एक इंडिविजुअल को इतने पावर मिल जाते हैं कि वो एक ऐसे इंसान को एक्सेस देते हैं सारे इंफॉर्मेशन का जिसका रिक्रूटमेंट भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जो इंसान ये पावर दे रहा है और रिक्रूट कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं चित्रा रामकृष्णन की, उनके ऊपर भी कोई अकाउंटेबिलिटी और उनके ऊपर कोई ऑडिट नहीं है कि हाउ शी कैन डू इट। उनका खुद का भी एलिवेशन टू द पोस्ट ऑफ एनएसई एमडी एंड सीईओ, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसमें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का रोल इंपॉर्टेंट है ही है। यहां हमें जानना पड़ेगा कि एनएसई क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होल्डिंग या गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेक होल्डिंग इज अराउंड 36%। सो गवर्नमेंट का कहीं ना कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें डायरेक्ट। एनएसई सिर्फ कुछ प्राइवेट लोगों की एंटिटी या ओनरशिप नहीं है। तो ये स्कैम का अंजाम कैसे हुआ, ये स्कैम हुआ कैसे? तो जैसा मैंने आपको बताया कि टाइमिंग ऑफ कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे अपडेशन, प्राइस की अपडेशन एज अ ब्रोकर जल्दी मिल जाती है एनएसई के सर्वर पे दूसरे ब्रोकर्स के कंपैरिजन में, तो मैं अपना कोट जल्दी डालूंगा, और मैं कोट जल्दी डालूंगा तो मुझे उसका एडवांटेज करोड़ों रुपए तक में हो सकता है। क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो 1 सेकंड के भी माइक्रो पार्ट में होती है। ह्यूमन ट्रेडिंग जो नॉर्मल होती है, जिसको बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है ये टिक बाय टिक ट्रेडिंग बोलते हैं इसको, और स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है ह्यूमन ट्रेडिंग होती है, जिसमें कि सेकंड्स में हम देख सकते हैं प्राइस, पर यहाँ सेकंड्स के माइक्रो पार्ट में आप देख सकते हो। तो ये जो कंपनी है ओपीजी सिक्योरिटी, इसको ये एडवांटेज कैसे मिला कि आउट ऑफ 390 डेज ऑफ ट्रेडिंग दिस कंपनी गॉट फर्स्ट एडवांटेज इन ऑलमोस्ट मोर देन 350 ट्रेडिंग। ये कैसे हुआ ये किसी को समझ नहीं आ रहा। और डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट और नेक्सस ऑफ ऑफिशियल्स विद दिस सिक्योरिटी कंपनी के बिना नहीं पॉसिबल था। और इस कंपनी ने दूसरा भी एक एडवांटेज, और इस कंपनी के साथ 2-3 कंपनीज और हैं। एक सर्वर होता है, उसमें बेसिकली मेन सर्वर होता है और एक बैकअप सर्वर होता है। तो जब मेन सर्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होने लगी और बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स उसकी फीस देके आने लगे, तो ओपीजी सिक्योरिटी का एडवांटेज कम होने लगा। तो इन्होंने फिर कहीं ना कहीं नेक्सस एस्टेब्लिश किया इलीगल तरीके से, और बैकअप सर्वर का फायदा उठा के टाइमिंग का एडवांटेज को बरकरार रखा, जो लोगों को पता नहीं पड़ा। ऐसा हमको लगता है। डेफिनेटली जो ट्रेड में लोग होते हैं उन्हें समझ आता है, एंड दैट्स व्हाई विसल ब्लोइंग टुक प्लेस। ये 2009 से 2015 का फेज था। इवेंचुअली विसल ब्लोअर ने 2013 के बाद ब्लोइंग की, और फिर एनएसई के पास नोटिस गए सेबी की तरफ से, फाइनेंशियल पेनल्टी लगी। मजे की बात यह है कि 2015 के बाद चित्रा रामकृष्णन ने रिजाइन किया और अपने सारे ड्यूज क्लेम किए आफ्टर ऑल दैट वाज हैपनिंग, और उनको 44 करोड़ रुपीस के अराउंड क्लेम मिले, और 2 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ी उनको। पेनल्टी क्यों? क्योंकि वो लीडर थी एनएसई की, और ये स्मेल हो गया था कि देयर इज अ बिग रकस गोइंग ऑन, बट शी वाज अलाउड टू गो स्कॉट फ्री, शी वाज अलाउड टू लीव इजीली। आनंद सुब्रमण्यम ने भी उसके बाद रिजाइन किया, और फिर जो मीडिया में लीक हो रही है इंफॉर्मेशन की चित्रा रामकृष्णन वॉज इन टच विद
a yogi in Himalaya for last 20 years, और मेल्स हैं उनके, और ये मेल्स इन्वेस्टिगेशन के बाद लीक हुए या एक्सपोज हुए, जिसमें कि यू नो शी इज एक्सपोजिंग और शी इज एक्चुअली डिसेमिनेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट NSE स्ट्रक्चर, फ्यूचर प्लान, यू नो एवरीथिंग। रादर उनकी हेल्प ली जाती थी अबाउट मेकिंग चॉइसेस। अपेरेंटली शी सेज दैट वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं और उनका आध्यात्मिक कनेक्शन है, इसीलिए हिमालय में विदाउट एनी टेक्नोलॉजी इंटरफेस भी उनके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, which is so bizarre, so inexplicable, and it's so laughable. But having said that, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन भी करी जा रही हैं और इसको उस तरह से देखा जा रहा है जहाँ पे कि उन एंगल को प्रोब किया जा रहा है, जबकि मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें प्रोब करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं वन हैज़ टू रियली पुट हिज और हर फुट डाउन एंड एक्चुअली शो इट टू द वर्ल्ड दैट वी मीन बिजनेस। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं व्हेन पीपल लाइक चित्रा रामकृष्णन who exhibit women empowerment और who actually personify women empowerment, और बहुत लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वुमेन की जो सर्ज हुई है पूरी दुनिया में, द काइंड ऑफ लीडरशिप दैट वुमेन एज अ जेंडर हैव शोन, कहीं ना कहीं दीज पीपल एक्चुअली टेक द एंटायर थिंग बैक टू स्क्वायर वन। 2 कदम आगे चलते हैं हम तो 4 कदम पीछे ले जाते हैं ऐसे लोग। मैं गलत प्रूव होना चाहूंगा बिकॉज मैटर इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है वो क्लीन चिट मिल जाए लोगों को, लेकिन मैं चाहूंगा कि गलत प्रूव हूं, क्योंकि कुछ सवाल जो बिल्कुल एक आम इंसान पूछना चाहेगा वो है कि हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी एंटिटीज जहाँ पे अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है और इतनी बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहाँ कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ डीम्यूचुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो शेयर मार्केट में बताया जाता है कि ट्रेडर्स और गवर्नेंस दोनों बिल्कुल सेपरेट होंगे। जो ट्रेड करते हैं वो गवर्नेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आनंद राठी स्कैम भी हुआ था पहले हमारे यहाँ, BSE स्कैम, उसमें वो खुद डायरेक्टर सेबी के BSE के चीफ थे और वो खुद ट्रेडर भी थे। तो ये क्या फिर से रिपीट कैसे हो सकता है? दैट हैज टू बी रियली आंसर्ड। दैट्स वन। सेकेंड, नाउ व्हाट? इस स्कैम का मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए तो लोगों को पता नहीं कितनी इटरेशंस और कितने एल्गोरिथम्स करने पड़ेंगे, बिकॉज ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। क्योंकि स्कैम की डेफिनेशन सिर्फ फिजिकल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी नहीं है, इट्स एक्चुअली द क्वांटम विच गेट्स अननोटिस। सो दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूमोंगस, दैट्स अनफैथमेबल, ये मुझे लगता है। तीसरी बात, आम इंसान को डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत फूल प्रूफ और बहुत कॉशियस तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके फेथ को या उनके ट्रस्ट को इस तरह से जो बीटिंग होती है वो शॉकिंग होती है बहुत। तो ये जो कोलोकेशन स्कैम है ये टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके ह्यूमन एंगल की मदद से या ह्यूमन इंटरवेंशन की मदद से किया गया, जहां पे कि टॉप ऑफिशियल्स NSE के और डेफिनेटली कई लोग इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज उसके बिना इस तरह का मैग्नीट्यूड ऑफ स्कैम नहीं हो सकता। सो ये कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है जब कंट्री ट्रांसपेरेंसी की तरफ मुड़ रही है या आगे देख रही है, वेयर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रीबिल्ड आवर इकोनॉमिक सिस्टम एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव अ वेरी 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 ट्रांसपेरेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। दीज स्कैम्स डू डेफिनेटली come out or possibly do reflect a big jolt on the system. तो ये एक कोलोकेशन स्कैम का बेसिक ओरिएंटेशन है। मोर इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन ग्रीड। इंसान कितना ग्रीडी हो सकता है ये स्कैम बताता है। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड? इंसान को रुकना नहीं आता कि वो कब रुके। चित्रा रामकृष्णन को इतने एक्कोलेट्स और इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनको मिली और इतना नाम मिला, बट इवेंचुअली यू जस्ट गिव इट अवे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर टू ग्रीडी। एंड दिस इज नॉट फर्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव सीन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन द पास्ट। तो ह्यूमन ग्रीड की बात है और गवर्नेंस और मैनेजमेंट का रोल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए उसके ऊपर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर।